न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले दिन अगले 5 साल का ट्रेलर दिखाई दिया। यहां एक तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर आक्रामक रहा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंचा तो पीएम मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष की रणनीति को हवा निकालने की कोशिश की। और फिलहाल सरकार और विपक्ष के तेवरों से साफ है कि मौजूदा संसद सत्र में संविधान और आपातकाल के मुद्दे पर घमासान तय है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। 25 जून न भूलने वाला दिवस। की रक्षा हम करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले दिन सदन में संग्राम। सदन में सत्ता का वार, विपक्ष का पलटवार। आपातकाल वर्सेस संविधान पर छिड़ा घमासान। 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद में जमकर संग्राम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करके विपक्ष पर हमला बोला तो विपक्ष संविधान के मुद्दे पर मुखर दिखा। उधर संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उधर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करते दिखे। विपक्ष जहां संविधान के बहाने सरकार पर हल्ला बोल रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। उन्होंने 50 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आपातकाल का जिक्र किया। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म किया जा रहा है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। संसद सत्र के पहले दिन एक तरफ संसद में नए सांसदों की शपथ हो रही थी तो वहीं संसद के बाहर सरकार और विपक्ष आर पार के मूड में थे। पीएम ने विपक्ष से जनता के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा की। वहीं राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाते हुए पीएम पर पलटवार किया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है।
जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं और जिस तरह से विपक्ष ने पहले दिन अपने तेवर दिखाए हैं, उससे यही लग रहा है कि सदन में विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की सियासी जंग रोचक होने वाली है। और आइए अब आपको संसद के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर सांसदों ने शपथ ली और जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि किसी ने मातृभाषा में हिंदी में शपथ ली है, तो किसी ने संस्कृत में, तो कोई पंजाबी में शपथ लेते हुए नजर आया है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिंदी में शपथ ली, संस्कृत में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शपथ ली और पंजाबी में मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद ने शपथ ली। की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। मैं मनीष तिवारी जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। भारत की सब समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते जिस ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उसके कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल की हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद पद की शपथ ले ली है। प्रोटेम स्पीकर भरथरी मेहताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 15 दिनों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से की है। उन्होंने लिखा है कि एनडीए सरकार के 10 बड़े फैसलों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों के 10 फैसलों से की जाती है। नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान ईओयू के सामने कई अहम खुलासे किए। चिंटू ने बताया कि रॉकी नाम के एक आरोपी से उसे पेपर मिले। चिंटू जिस झुन्नू के घर से गिरफ्तार हुआ, वहां से एक डायरी मिली है जिसमें नीट पेपर लीक का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली।
नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम EOU के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसमें आरोपियों के गुनाहों की एक एक लाइन साफ साफ लिखी है। ये सबूत है एक डायरी। जी हां, झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान मिली इस डायरी में हैंडराइटिंग काफी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने की वजह से जांच एजेंसी को समझ पाने में दिक्कत हुई। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो उस डायरी में पढ़ पाया उससे कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हुए। इस डायरी में आरोपी चिंटू समेत अन्य कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है, यानी पेपर लीक से जुड़े किरदारों की पूरी कुंडली इस डायरी में लिखी है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उसे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर लीक की जानकारी लिखी हुई है। नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान कई अहम पर्दाफाश भी किए। चिंटू ने जांच टीम को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में डील हुई थी। चिंटू ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर के कॉपी रॉकी ने भेजा था, जिसके बाद उसने पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए वाईफाई प्रिंटर की मदद से उसने पेपर की 10 से 15 कॉपी तैयार किए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस बीच EOU की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया था। रॉकी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी को मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था, ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसा कमा सकें। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को भी पेपर भेजे थे। साजिश को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदा था। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद के अलावा दूसरे आरोपियों से बात करता था। लेकिन जब सिकंदर और बाकी पकड़े गए तो चिंटू ने सिम तोड़कर NIT घाट पर फेंक दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया, वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है। उसकी पत्नी घर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह मनीष को मनीष सहयोग करेंगे।
हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनी चक के एक शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोप जितने संगीन हैं, उतनी ही तत्परता से बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, हर दिन एक नए किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। इस मामले में एक अपडेट यह है कि नीट पेपर लीक कांड पर एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 5 और केस बताया जा रहा है इस पूरे मामले में दर्ज कर लिए हैं। राजस्थान, गुजरात के गोधरा और बिहार में केस दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस ने एफआईआर को टेक ओवर कर लिया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अहमदाबाद में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद डाला है। घायल को निकालने के लिए लोगों ने कार को उठा लिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जूना वाडज इलाके की एक घटना है। आप हादसा होते हुए देखेंगे कैसे अनियंत्रित ये कार हो गई। अनियंत्रित होने के बाद एक स्कूटी सवार इस कार के नीचे फंस गए और फिर जब देखा कि उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, देखिए किस तरह से कार के टायर या यूँ कहें कि कार का अगला टायर उनके ऊपर से गुजरता हुआ फिर पीछे की तरफ वो फंस गए। फिर लोगों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि कार को उठाया जाए और फिर उसके बाद उन व्यक्ति को जो स्कूटी पर सवार थे, कार के नीचे आ गए थे, फिर उनको उठाया जाए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा के साधु संतों ने बड़ा फैसला सुनाया है। बरसाना में हुई महापंचायत में साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा की ब्रज के किसी भी मंदिर में एंट्री पर बैन लगा दिया। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ की भी खुली चुनौती दी। प्रदीप मिश्रा के बरसाना आकर माफी ना मांग लेने तक संतों का विरोध जारी रहेगा, ये भी कहा गया। बरसाना में रमेश बाबा के रस मंडप में साधु संतों की महापंचायत आज हुई थी। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक विवादित बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने एक कथा के दौरान कहा था कि राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। इसके अलावा उन्होंने तुलसीदास को गंवार भी बताया था। इन दोनों बयानों को लेकर देश भर के साधु संत प्रदीप मिश्रा से नाराज हैं। ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी आज वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को अर्पित किया, भेंट किया। उनकी शादी के लिए मंगल कामना उन्होंने की है, जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा है कि मैं भगवान शिव को बेटी की शादी के लिए न्योता देने आई थी। आपको बता दें कि अनंत और राधिका की 12 जुलाई को शादी होनी है। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गोदौलिया स्थित काशी चाट भंडार भी पहुंची और जलपान किया।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि काशी में दर्शन पूजन किया और साथ ही साथ गंगा आरती में शिरकत भी की, चाट भंडार में जाकर जलपान भी किया और सबसे पहले काशी में दर्शन पूजन करके अनंत और राधिका के शादी के कार्ड को भेंट किया, समर्पित किया, न्योता दिया। तो आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी, उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सकें। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हें लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर। दर्शन भी किए मैम आज बाबा विश्वनाथ के। मैम, आप इन्विटेशन एक तरीके से लेके आई, यहाँ पर जो माहौल होता है पीएम मोदी जी और सब लोग आते हैं, अलग ही एंथुसियाज्म रहता है। क्या अनुभव हुआ आपको, अंदर से क्या फील है मैम, क्या कहना चाहिए? बस ये इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है, दैट ओनली 1 person कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू।